ऐसा लग रहा है कि ईरान में बिल्कुल युद्ध करीब है। लिंडसे ग्राहम जो कि ट्रंप के एक तरीके से माउथपीस है, हालांकि वो जायनिस्ट हैं, वो जो कहते हैं वो हमेशा होता नहीं है, कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के उन्होंने आज कहा, उसका वीडियो भी हमारे पास है, कि ईरान को सावधान हो जाना चाहिए। प्रोटेस्टर्स जो वहां हैं उन पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट की क्या असलियत है वो भी आपको बताएंगे हम। और उन्होंने कहा कि ट्रंप तुम पे हमला कर देगा। खैर, वो उस पर हम लोग बात करेंगे। ईरान की वाकई क्या सिचुएशन है, क्या अगला टारगेट ट्रंप का ईरान है, क्योंकि हर रोज स्थिति बदल रही। तो कल जो स्थिति थी उसके हिसाब से भी ईरान पे हमला हो सकता था, आज भी जो स्थिति, लेकिन आज ईरान ने कह दिया कि हम पहले हमला करेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान ने कही है, पहली बार। बड़ी बड़ी खबर है, सबसे नंबर 1 की खबर यह है। उसके बाद वेनेजुएला में मदुरो पर से ड्रग चार्जेस हटा दिए ट्रंप ने। अब आप बताओ। और ट्रंप ने एक स्पीच में कहा है कि अगर वो जो अभी मिड टर्म इलेक्शन वहां होने जा रहे हैं सेनेट के, कांग्रेस के, अगर नहीं जीती रिपब्लिकन पार्टी तो उसको इम्पीच कर दिया जाएगा। इतना वो डरा हुआ है। उसके बारे में भी वेनेजुएला के इर्द गिर्द क्या राजनीति गढ़ी जा रही है। ग्रीनलैंड पे जो ट्रंप कह रहा है कि हम कब्जा कर लेंगे, क्या वो संभव है? या क्यूबा और कोलंबिया पे जो कह रहा है कब्जा कर लेंगे, क्या वो संभव है? उसके बाद चौथी खबर सीरिया, सॉरी ये यमन में जबरदस्त जो संघर्ष, जो यूएई और सऊदी अरेबिया में लड़ाई छिड़ गई है। अब यमन ने आज 5 मिसाइल टेस्ट की समुद्र में मार के, और दोनों को चेतावनी दी कि यमन छोड़ दो वरना हम दोनों को से हम निपट लेंगे। हालांकि इसमें सऊदी अरेबिया से ज्यादा करीबी यमन की बड़ी है ईरान की वजह से। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उधर सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर जो एचटीएस रिजीम में जुलाने की, वो उसने एक जॉइंट हेडक्वार्टर खोलने की बात कर दी है, उसमें अमेरिका भी रहेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि यूएई और इजराइल सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे जो अरादा जगह है वहां एक इंटेलिजेंस यूनिट खोलने जा रहे हैं जिसमें 800 इजरायली सोल्जर्स रहेंगे। तो ये सब खबरें हैं। फिर गाजा में बड़ी घटनाएं हुई हैं, खासतौर पे वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस हुआ है जबरदस्त। और एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इजराइल चाहता है कि हर वेस्ट बैंक के सिटीजन के गले में होना चाहिए, जैसे गले में पट्टा होता है। अब आप बताओ, 30 लाख सिटीजन है, तुम 30 लाख सिटीजन को तुम गले के मतलब एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम पहना दोगे? पहना के दिखाओ। ये पास करना, अभी तो ये भी पास हुआ था कि हम सारे फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद देखिए, और लेबनान को लेके घटनाएं, खबरें हैं, कुछ इजिप्ट को लेके खबरें। तो ये देखिए पूरा एक दायरा आज हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Donald J. Trump is not Barack Obama. He has your back. And to the Ayatollahs, you need to understand, if you keep killing your people who are demanding a better life, Donald J. Trump is going to kill you. अब यहां लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं, जो 100 मतलब जायनिस्ट हैं, जिनको ट्रंप का जो मागा मूवमेंट है वो गाली देता है रोज पानी भर भर के। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हमला कर देगा। ये तो दुनिया में जाने, ये तो रशिया को भी धमका चुके हैं कि ट्रंप खत्म कर देगा, चाइना को भी कह चुके हैं, सबको। तो ये उस तरीके के जो बार्किंग डॉग्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा भौंकते हैं, तो उनको आगे कर दिया जाता है जबरदस्ती का, डराने के लिए। उसी तरह की सिचुएशन लिंडसे ग्राहम की है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत देखिए, ट्रंप अभी फंसा हुआ है। अच्छा, उस पर भी हम बात करेंगे। जब वेनेजुएला पे हम आएंगे तो हम ट्रंप कैसे फंसा हुआ उस पर बात करेंगे। अभी हम ईरान के बारे में आपसे बात कर लें। ईरान में देखिए एक वीडियो सामने आया है कि, और ये अब्ददीन एरिया का है जहां कर्ड्स मेजोरिटी में, और ज्यादातर जो प्रोटेस्ट ये सब हो रहे हैं वो ऐसे एरियाज में हो रहे हैं जो आउटलाइन जो प्रोविंसेस है, सेंटर में नहीं हो रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मणिपुर में कुछ हो रहा है उससे दिल्ली में सत्ता बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता भारत में, आप भी जानते हैं। केरला में जो हो रहा है उससे दिल्ली में सत्ता बदल जाएगी। महाराष्ट्र तक में जो होता है उससे दिल्ली में सत्ता नहीं बदलती। दिल्ली में जो होता है उससे सत्ता बदली है। मंडल हुआ, उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, तो उससे बदली है। तेहरान में नहीं हो रहा है कुछ। मैं तो तेहरान होके आ रहा हूं। आप देखिए, ये कुछ फुटेज भी देख लीजिए। उसकी सड़कें जो हैं अभी कुछ दिन पहले की हैं, ऐसी स्थिति है। और उस समय प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। और वो जो 2 और 3 ये वीडियो जो मैंने, ये फुटेज जो शूट किया 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को भी मैंने कुछ शूट किया, उन तारीखों में
प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और अपने पीक पे, ये कहा जा रहा था कि तेहरान में अपने पीक पर है। तो ये क्या सच्चाई? अच्छा, तो जो कर्डिश एरिया अब्ददीन, वहां पर भी आप देखिए एक वीडियो सामने आया है कि मतलब जो वीडियो आया है कि पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ चल रही है, जो आपने अभी देखा। अच्छा, अब उसके बाद एक और आप देखिए वीडियो, इसमें यहां पर लोरिस्तान, ये लोरिस्तान प्रोविंस के अलश्तर एरिया का वीडियो है, जिसमें एक राइटर जो है वो कासिम सुलेमानी की पिक्चर या उनका एक उसके पीछे जाता है, एक उनकी एक जैसे टूम टाइप बना, उनका टूम नहीं है वो, एक उनकी स्टैचू टाइप बनी है। वहां स्टैचू नहीं होती ईरान में, इस तरह से पत्थर में वो गाड़ा जाता है, तो वो है और उसको वो ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, खुद ही ब्लास्ट हो जा रहा है। ये भी हो रहा है। उसके बाद ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी कमांडर ने कहा है, अहमद रजा रदान, ये ब्रिगेडियर जनरल हैं और ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर हैं। इन्होंने कहा है कि जहां जहां जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उनके साथ हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटेस्ट की वजह बहुत सारी ऐसी है क्योंकि ईरान में जो बिचौलिए हैं और सैंक्शंस की वजह से, जो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से तेल बेचने के लिए, बहुत सारा अपना सामान बेचने के लिए ईरान को बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। वो पैसा वापस नहीं करते। जहां 21 बिलियन ड्यू है वहां 13 बिलियन ही वापस होता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो यहां पर लेकिन जो ब्रिगेडियर जनरल रदान है, उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी प्रोटेस्टर्स का साथ दे रही और उनको बचा रही हैं दंगाइयों से, लेकिन जहां दंगे हो रहे हैं वहां हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं और वहां हम अरेस्ट कर रहे हैं। और मोसाद के एक बड़े एजेंट का, जिसका मैंने कल वीडियो दिखाया था, उसको आज एग्जीक्यूशन भी उसका हो गया। उसके बाद आप देखिए, ये जो ईरान का एक बयान आया है, वो ये बड़ा नया बयान है, क्योंकि इसमें ईरान ने कहा है कि हमने बहुत पेशेंस से काम लिया, लेकिन जिस तरीके से हमको धमकाया जा रहा है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं ये ईरान की ऑफिशियल, ईरान का ऑफिशियल बयान है, वो कह रहा है हमको जिस तरह से धमकाया जा रहा है इसको सहा नहीं जाएगा, एंड वी होल्ड द राइट टू स्ट्राइक फर्स्ट। ये पहली बार ईरान ने कहा है। ईरान की डॉक्ट्रिन ही नहीं रही है स्ट्राइक फर्स्ट की, लेकिन इस बार ईरान कह रहा है कि हम डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे अगर हम पे हमला हुआ, और ये भी हो सकता है कि ये वी विल नॉट कन्फाइन अ रिस्पॉन्स मेनली टू रिएक्टिव मेजर्स, यानी हम केवल रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ थ्रेट लगा तो हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। उसके बाद आप देखिए, जो अमेरिका ने ड्रग कार्टेल क्लेम्स, यानी मदुरो जो है वो ड्रग कार्टेल चलाता है, ये पूरा चार्ज ड्रॉप कर दिया। और अभी देखिए जिस तरीके से कोर्ट में पेश कराया गया मदुरो को, एक न्यूयॉर्क में उसको परेड भी कराई। अच्छा, फिर कोर्ट ले गए, कोर्ट में उसने कह दिया कि मैं तो युद्धबंदी हूं, आई एम ए प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब अमेरिका और वेनेजुएला वॉर में है। अब इसको लेके बहुत सारे डेमोक्रेटिक जो कांग्रेसमैन है वो चिल्लाने लग रहे हैं कि ये क्या है, ये तो कोई मतलब नहीं, हम लोग वेनेजुएला के साथ वॉर में कहा है। ट्रंप ने तो कहा था वो युद्ध में नहीं उतरेंगे, ये बात सच है, ट्रंप ने कहा था। अब ट्रंप का भी बेस इसके खिलाफ हो गया है, बहुत सारे रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ट्रंप को कहना पड़ा, आप वीडियो देखिए, ट्रंप को कहना पड़ा कि अगर जो 6 महीने में कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके कांग्रेस के, उसमें अगर रिपब्लिकन पार्टी नहीं जीती तो वो इम्पीच किया जा सकता है। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. अब ये सारा जो है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें एक चीज आपको और बता दें कि वेनेजुएला में जो उम्मीद ट्रंप ने की थी कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स दौड़ पड़ेंगे, वैसा नहीं हो रहा है। एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उसकी कहानी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कल मैं एक से ज्यादा वीडियो जारी करूंगा, आज एक ही कर पा रहा हूं अपनी तबीयत की वजह से। अब काफी बेहतर है, तो कल मैं और वीडियो जारी कर सकता हूं। तो एक देखिए, एक जो ऑयल बिलियनियर है, मेरे ख्याल से जिम सिंगर उसका नाम है, उसको अगर छोड़ दिया जाए
तो बाकी जो वेनेजुएलन जो ऑयल इंडस्ट्री है बड़ी है अमेरिका की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अभी वेनेजुएला में। क्यों? क्योंकि वो हैवी क्रूड वहां का ऑयल है, उसको रिफाइन करने में सालों लग जाएंगे। और जितनी बड़ी मात्रा में ट्रंप कह रहा है कि 50 से 60 बिलियन हम रोज हर साल कमाएंगे, कैसे कमाओगे भाई? तुम्हारे इन्वेस्टर्स, बिजनेस जो पर्सन है, वो कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमको पहले पैसा लगाना होगा। कमाने की बात तो छोड़ दीजिए, हमें 2040 में जाके कमाई होगी। अब आप बताओ, ये ऐसे ऐसे असेसमेंट्स आ रहे हैं। और ये आप देखिए कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, हालांकि वो पूरा प्रेशर डाल रही है कि मदुरो को और वो करो, उसके खिलाफ ये करो, वो करो, उधर ईरान पे हमला कर दो, क्यूबा पे हमला कर दो, कोलंबिया, यानी ईरान पे हमला इजराइल चाहता है। और बाकी वेनेजुएला उसने कहा चलो ये एक गाजर की तरह अमेरिकन पब्लिक के लिए कि चलो वेनेजुएला पे हमला कर दिया, क्यूबा पे कर दिया, कोलंबिया पे कर दिया, लेकिन असली उसका मकसद ईरान है। ईरान पे ट्रंप अभी तैयार नहीं अंदर से, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि भाई हम अगर ईरान पे अभी हमला कर देंगे तो एक मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो जाएगी। हम तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की। यहां भी देखिए क्लैश हो गया है, और इसका जो पूरा एक फायदा है ये रेजिस्टेंस फोर्सेस को हो रहा है। उसके बाद यमन ने देखिए जो 5 मिसाइल्स लॉन्च की हैं सी की तरफ, उन्होंने ये वार्निंग एक तरह से अपनी ताकत दिखाई है और कहा है कि ये दोनों यूएई और सऊदी अरेबिया को वार्निंग है कि जो वो साउथ यमन में कर रहे हैं, अभी तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों एक थे कुछ दिनों पहले तक कि जो अब वो आपस में लड़ गए हैं। यूएई द्वारा जो बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी, और सऊदी अरेबिया जिसको बैक कर रहा है ये जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है पीएलसी, तो दोनों में लड़ाई हुई है। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण आदमी यूएई का अल उबैदी, मेरे ख्याल से उसका नाम है, हाँ अल जुबैदी जो है, जो कि एसटीसी का हेड है, इसको सऊदी अरेबिया जाना था बातचीत के लिए, ये वहां पहुंचा ही नहीं, गायब हो गया, पता ही नहीं इसका कहाँ है, कहीं एडन में है, कहाँ है। तो ये सारी जो परिस्थितियां इसमें चल रही है, लेकिन यमन ये कह रहा है कि दोनों सऊदी अरेबिया और यूएई को कि दोनों सुधर जाओ, वरना हम लोग जो है वो फिर दूसरी तरह से इसमें हस्तक्षेप करेंगे, और फिर उसका जो नतीजा है वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज अब देखिए, गाजा पे हम आते हैं। गाजा में देखिए 12,000 जो बच्चे हैं वो अभी भी फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हैं, यानी अपने माँ बाप तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। और जो वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस है वो फिर से पिछले 24 घंटे में कम से कम 34 घटनाएं हुई हैं रेजिस्टेंस की। और जो जेनिन और तुलकरेम कैंप्स में जो अभियान इजराइल ने चलाया डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें 50,000 लोग डिस्प्लेस किए, फिर 20,000 वापस आ गए, फिर 20,000 डिस्प्लेस किए, फिर उसमें से 10,000 वापस आ गए, वो उससे भी इजराइल को वो लाभ नहीं मिल रहा है। आज बिरजीट यूनिवर्सिटी जो रमल्ला की है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीन में, उस पर इजराइल ने हमला किया और उसमें वहां पर कुछ स्टूडेंट्स घायल हुए, लेकिन उसमें भी क्यों हमला किया, किस वजह से किया, ये क्लियर नहीं हुआ। फिर इजराइल ने जीपीएस ट्रैकिंग ब्रेसलेट्स, यानी यहां पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स, तो आप सोचिए, आप डर देखिए, 30 लाख लोगों पे आप जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम आप लगा दोगे, तो ये कौन सी, ये कहां की एक समझदारी है? तुम लगा ही नहीं सकते हो, उसमें तुम मुश्किल से 1,000 लोगों को तुम ये लगा के देखो। अब आप देख। अच्छा, उसके बाद जो जूविश सेटलर्स हैं, कई जगह उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब बैकलैश शुरू हो गया है, फिलिस्तीनी युवा बाहर आ रहे हैं और रेजिस्टेंस भी मजबूत हो रहा है। गाजा में करीब इजराइल येलो लाइन लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर और अल जैतून में और बनी सोहेलिया में कई जगह उसने फायरिंग भी की, कुछ बच्चे शहीद भी हुए। लेकिन इसमें जो सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो पूरी फोर्सेस हैं वो भी जवाब दे रही हैं, वो भी अपनी तरह से जवाब दे रही हैं लगातार, एक के बाद एक। उसके बाद देखिए, जो एचटीएस रिजीम है सीरिया में, उसने इजराइल को सीरियन कैबिनेट डमस्कस में एक ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी। अब आप बताओ, और एक अमेरिका, इजराइल और सीरिया में एचटीएस रिजीम के बीच सीक्रेट बैठक हुई है जिसमें यह पूरा तय हुआ। उसके बाद
एक बड़ी साजिश भी सामने आई है कि कैसे शुरू से जब इजराइल घुसा क्वेनेत्रा में, तब से ही एचटीएस रिजीम चुपचाप मदद कर रही थी उसकी, इजराइल की। जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ इजराइल के अगेंस्ट, उसको दबाने का काम किया। हालांकि बड़ा हिस्सा रेजिस्टेंस का ऑलरेडी वहां से वो जा चुका है, और जो जो सुन्नी अरब फोर्सेस हैं, जो हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के करीब है और ईरान के करीब है, वो लोग बहुत हद तक बॉर्डर रीजन पे जा चुके हैं, और वो लोग वहां से गुरिल्ला एक वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने शुरू भी कर दी बेस जेल में जो घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तो ये जो अच्छा अभी क्या है, एसडीएफ जो कर्डिश फोर्सेस हैं, उनके साथ लगातार गोलाबारी एचटीएस की ये चल रही है। और एलेप्पो में जो कर्डिश मेजोरिटी इलाके हैं, जैसे अशरफिया और शेख मकसूद, यहां पर एचटीएस की फोर्सेस ने कहा है कि यहां पर हम कर्फ्यू लगाएंगे, यहां हम कर्ड्स की जो मिलिशियाज हैं इन पे हम हमला करेंगे। लेकिन कर्ड्स की जो मिलिशियाज हैं वो तो अमेरिका के प्रोटेक्शन में है, वेस्ट के प्रोटेक्शन में, तो वो पूरी स्थिति क्या होगी? क्या पूरी तरह से वेस्ट और अमेरिका जुलानी के साथ आ गया? क्या कर्ड्स को डंप कर देगा? क्योंकि अगर कर्ड्स को डंप किया तो कर्ड्स ईरान के साथ भी जा सकते हैं। ये देखिए पूरी जियोपॉलिटिक्स फंस गई है। फिर लेबनान में इजराइल जो अपने ड्रोन से और वो प्लेन से हमले कर रहा है, वो उसने आज भी किए। सैदा इलाके में किया, अल खियाम इलाके में किया, अल बुस्तान में किया, बेसल जबल में किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेबनीज आर्मी है उसको उसमें और हिजबुल्लाह में जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं वो एक बड़ी चीज है। और उसके तहत कुछ इलाके जो साउथ ऑफ लिटनी रिवर में हैं, और जहां पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम वो हमारे कुछ सेंटर्स हैं उनको हम लेबनीज आर्मी को दे देंगे। अब ये गुडविल जेस्चर है हिजबुल्लाह का कि हम लेबनीज आर्मी को दे देंगे, और उसने दिया भी। और लेकिन उसमें से ये हुआ था कि कोई फोटोग्राफ नहीं आएगी, लेकिन एक फोटोग्राफ उसमें से एक लेबनीज आर्मी के एक सोल्जर ने लीक कर दी। फिर उसको भी लेके बवाल हो रहा है, और ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो इजरायली एजेंट था। लेकिन उससे ये चीज साबित हो रही है, और इजराइल इससे नाराज है, कि लेबनीज आर्मी जो है हिजबुल्लाह के साथ कोऑपरेट कर रही है। हिजबुल्लाह अपने हथियार डालने के बजाय लेबनीज आर्मी को शिफ्ट कर रहा है, और लेबनीज आर्मी में 30% शिया है। आप सोचिए तो क्या पूरा हो सकता। मेरा ये असेसमेंट, लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह एक साथ युद्ध में उतरेंगे इजराइल के खिलाफ। और अभी देखिए जो इजिप्ट में जो बात हुई है, इजिप्ट और सीरिया ने कुछ पेट्रोलियम डील साइन की है। अभी इजिप्ट ने इजराइल के साथ डील साइन की थी। इजिप्ट को पूरी कोशिश ट्रंप कर रहा है, कतर को तो वो नहीं दबा पा रहा है, और सऊदी अरेबिया से तो अब एक तरह से संघर्ष ही हो गया है अमेरिका का और इसका। और सऊदी अरेबिया कब यमन और अंसारुल्लाह और ईरान के साथ आ जाए ये अभी कभी भी हो सकता है। लेकिन जो इजिप्ट है, इजिप्ट पे जो प्रेशर डाल रहा है, इजिप्ट भी देखिए, इजिप्ट में भी बहुत अंदरूनी संघर्ष जारी है, और यहां भी यही जद्दोजहद है कि इजराइल के साथ जाएं या ईरान के साथ जाएं। ये देखिए पूरी स्थिति है। आज की खबरें। कल मैं 2 से ज्यादा वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।